प्रिय विद्यार्थियों, जिस टॉपिक पर हमारा डिस्कशन चल रहा है वह टॉपिक है ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक्स। अब तक हमने ग्रुप यानी समूह के बारे में जाना, समूह का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ डिफरेंट थिंकर्स। आज हम ग्रुप डायनामिक्स के बारे में जानेंगे। समूह गतिशीलता। समूह गतिशीलता से अभिप्राय उन शक्तियों से है जो समूह में कार्यरत होती हैं, समूह के सदस्यों के व्यवहार को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। जैसा हम समूह गतिशीलता से संबंधित इन शक्तियों को देख रहे हैं: ग्रुप कंपोजिशन, ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप लीडरशिप, ग्रुप कोहेंसिवनेस, ग्रुप स्टेटस एंड ग्रुप थिंक। ये ऐसी शक्तियां हैं जो समूह के सभी सदस्यों को प्रभावित करती हैं, जिससे एक समूह कितना क्रिएटिव है, कितना एक्टिव है, कितना प्रभावपूर्ण है, वो इन्हीं शक्तियों पर निर्भर होता है। जिस समूह में ग्रुप लीडरशिप ज़्यादा एक्टिव हो, नॉर्म्स क्लियर हों, एक मत सदस्य उस समूह में सम्मिलित हों, एक दूसरे से नज़दीकियाँ बहुत अधिक हों, ग्रुप की स्थिति बहुत अच्छी हो और सभी मिलकर के सोच विचार करके निर्णय लेते हों, तो उस समूह का रुतबा अहम होता है, विशेष होता है। तो इस प्रकार एक समूह की ये समस्त शक्तियाँ उस समूह की गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। कुर्ट लेविन के अनुसार ग्रुप डायनामिक्स को इस तरह से परिभाषित किया गया है: ग्रुप डायनामिक्स डील विद इंटरनल नेचर ऑफ ग्रुप्स। यानी समूह गतिशीलता एक समूह की आंतरिक प्रकृति को दर्शाती है। हाउ दे आर फॉर्म्ड, कि समूह किस तरह से बना है। व्हाट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस दे अडॉप्ट, और समूह के सदस्य किस प्रकार का ढांचा या प्रक्रियाएं अपनाते हैं। हाउ दे फंक्शन, एक समूह किस तरह से काम करता है। एंड अफेक्ट इंडिविजुअल मेंबर्स, और समूह के सदस्यों को समूह किस तरह से प्रभावित करता है। एंड अदर ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरे समूहों और संस्थाओं को समूह किस तरह से प्रभावित करता है। तो इस प्रकार कुर्ट लेविन नामक विद्वान ने ग्रुप डायनामिक्स को डिफाइन किया है: ग्रुप डायनामिक्स डील विद इंटरनल नेचर ऑफ ग्रुप्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड, what structure and processes they adopt, how they function and affect individual members, other groups and the organizations. समूह गतिशीलता के विभिन्न अंग इस चित्र में दर्शाए गए हैं, जिनमें पहला है ग्रुप कंपोजिशन, समूह संरचना। समूह गतिशीलता को प्रभावित करने में समूह संरचना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। समूह संरचना इस बात पर निर्भर करती है कि समूह में शामिल सदस्य किस सीमा तक एक दूसरे के समान हैं। समूह के सदस्य या तो समरूप होंगे या फिर असमरूप होंगे। अगर उनमें आपस में बहुत अधिक समानता है तो समूह बहुत प्रभावी होगा, और अगर सदस्य असमान हैं, एक दूसरे से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या किसी भी तरीके से एक दूसरे से कम मेल खाते हैं,
तो समूह ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। ये विशेषताएं डेमोग्राफी से संबंधित हो सकती हैं, जैसे कास्ट बेस्ड हो सकती हैं या जेंडर बेस्ड हो सकती हैं, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एज, इनकम, कल्चर, ये सभी डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं। या फिर पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, या योग्यताओं से संबंधित, या विचारों से संबंधित। तो किसी भी तरह की अगर समानताएं अधिक हैं समूह के सदस्यों में तो ग्रुप बहुत प्रभावी और अच्छा होगा, और अगर असमानताएं ज़्यादा हैं, भिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, कास्ट बेस्ड डिफरेंस हैं या एजुकेशन बेस्ड डिफरेंस हैं या एजुकेशन, एज, कल्चर आदि से रिलेटेड अगर डिफरेंसेस हैं सदस्यों के बीच, तो ग्रुप ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। ग्रुप दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो होमोजीनियस ग्रुप्स या हेट्रोजीनियस ग्रुप्स। होमोजीनियस ग्रुप्स समरूप समूह, यानी समान रूप के सदस्य जिस समूह में हैं वो होमोजीनियस ग्रुप कहलाएगा। ऐसे सदस्यों में ज़्यादा एकता होती है, परिणाम स्वरूप उनमें आपसी तनाव और संघर्ष बहुत कम होते हैं। लेकिन सदस्यों की विशेषताओं में ज़्यादा भिन्नता न होने के कारण ये लोग भिन्न भिन्न विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं। दूसरे हेट्रोजीनियस ग्रुप्स, जिनके सदस्य समान नहीं होते। अगर भिन्न भिन्न कास्ट के या भिन्न भिन्न एज ग्रुप के या अलग अलग विचारों के लोग किसी समूह के सदस्य हैं तो ऐसे समूह को हम हेट्रोजीनियस ग्रुप बोलते हैं। इन सदस्यों में विचारों में मतभेद और शक्ति को लेकर के संघर्ष लगातार चलता रहता है। इसके विपरीत क्योंकि इन समूहों में भिन्न भिन्न जानकारियां रखने वाले लोग होते हैं, इसलिए ये हर विपरीत परिस्थिति का भी सफलतापूर्वक सामना कर लेते हैं और विभिन्न समस्याओं से बहुत आसानी से पार पा लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समूह संरचना समूह के सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करती है। दूसरा है ग्रुप नॉर्म्स, समूह की परंपराएं। एक समूह की कार्यवाही को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जो नियम समूह के समस्त सदस्यों द्वारा बनाए और अपनाए जाते हैं उनको हम समूह परंपराएं कहते हैं। परंपराएं वे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो समूह के सदस्यों के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर प्रोडक्शन मैनेजर ऑफिस टाइम के दौरान अपना कोई पर्सनल फ़ोन नहीं करता और धीरे धीरे ये एक परंपरा बन जाती है ऑफिस में कि ऑफिस टाइम के दौरान ऑफिस के किसी भी फ़ोन से पर्सनल काम के लिए कोई फ़ोन नहीं करेगा, तो ये परंपरा सभी सदस्यों द्वारा जब अपनाई जाने लगती है तो ये ग्रुप नॉर्म बन जाता है और एक समूह के सभी सदस्य यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सभी लोग प्रोडक्शन मैनेजर को फॉलो करते हुए इस नियम को, इस परंपरा को अपनाना शुरू कर देते हैं। परंपराएं सदस्यों को बताती हैं कि उन्हें एक विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना। ये परंपराएं प्राय मौखिक होती हैं। एक बार सभी सदस्यों को बता दिया जाता है और उसके बाद सदस्य लगातार इनका पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। जो सदस्य पालन नहीं करते उनका समूह से बहिष्कार करने का प्रावधान होता है। समूह परंपराओं की विशेषताएं इस तरह से हैं। फर्स्ट, समूह परंपराएं समूह के सदस्यों के व्यवहार का मार्गदर्शन करती हैं। ये परंपराएं
समूह के सदस्यों के कर्तव्यों को स्पष्ट करती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से हो सकती हैं। समूह के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए ये परंपराएं कायम की जाती हैं। समूह परंपराओं का पालन ना करने वाले सदस्यों का बहिष्कार किया जा सकता है। विभिन्न समूहों की परंपराओं में भिन्नता पाई जाती हैं। हर समूह की अपनी परंपराएं होती हैं। समूह परंपराएं प्राय धीरे धीरे विकसित होती हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर परंपराओं को बहुत जल्द तैयार किया जा सकता है। समूह परंपराएं सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू नहीं होती। जैसे उच्च पदों पर आसीन सदस्यों के लिए इनका पालन करना जरूरी नहीं होता। तो इस प्रकार से समूह परंपराएं एक समूह को आपस में बांधे रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि लोग समूह परंपराओं का पालन क्यों करते हैं। तो इसके अनेक कारण हैं। पहला, प्रॉपर रोल प्ले। समूह के प्रत्येक सदस्य को एक विशेष भूमिका अदा करनी होती है। जो सदस्य समूह परंपराओं का पालन करते हैं वे अपनी भूमिका को बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं। परंपराएं कार्यवाही में उनका मार्गदर्शन करती हैं। तो इसलिए हर सदस्य अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से प्ले करने के लिए समूह परंपराओं को मानता है, उनका पालन करता है। दूसरा, सेल्फ इंटरेस्ट। समूह के प्रत्येक सदस्य को समूह के इंटरेस्ट का ध्यान रखना होता है। समूह परंपराओं का पालन करके समूह के इंटरेस्ट के साथ साथ वे पर्सनल इंटरेस्ट की भी रक्षा करते हैं। तो इसलिए सेल्फ इंटरेस्ट दूसरा कारण है जिसकी वजह से हर सदस्य समूह परंपराओं को अपनाता है। तीसरा, ग्रुप कंट्रोल। समूह के सदस्यों पर समूह का कंट्रोल होता है, प्रेशर होता है। उन्हें डर रहता है कि कहीं समूह उनका बहिष्कार ना कर दे। इसी कारण वे समूह की परंपराओं का पालन करते हैं। फोर्थ, रिवार्ड्स। अनेक समूह में पहले से ये घोषित कर दिया जाता है कि जो सदस्य समूह की परंपराओं का पालन करेंगे उनको रिवार्ड्स दिए जाएंगे। तो पुरस्कार प्राप्ति के लिए समूह के सदस्य परंपराओं का पालन करते हैं। और लास्ट है गुडविल। कुछ समूहों के लोगों की नज़रों में किसी विशेष समूह की विशेष साख होती है। इस साख को बनाए रखने के लिए सदस्यों के लिए परंपराओं का पालन करना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए समूह की साख कायम रहे, इस वजह से भी समूह के सभी सदस्य जो परंपराएं कायम हो जाती हैं उनका सभी पालन करते हैं। तो इस प्रकार समूह परंपराएं दूसरा महत्वपूर्ण घटक होता है जो एक समूह कितना गतिशील है, कितना इफ़ेक्टिव है, इसको तय करता है। तीसरी शक्ति है ग्रुप लीडरशिप। एक कहावत है कि अगर भेड़ों को शेर का नेतृत्व मिल जाए तो भेड़ें भी शेरों का सामना कर सकती हैं, और अगर शेरों के समूह को भेड़ का नेतृत्व मिल जाए तो वो भेड़ों से भी हार सकते हैं। यानी जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो एक ऐसी शक्ति है जो एक समूह को प्रभावी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समूह के सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में समूह के नेतृत्व को हमेशा देखा जाता है। नेता का जो स्टाइल होता है वो पूरे समूह के व्यवहार को प्रभावित करता है। वो समूह की पहचान एक कार्यरत इकाई के रूप में स्थापित करता है। समूह औपचारिक या अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। औपचारिक समूह में नेता विभाग द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे हर डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है वो अपने अपने डिपार्टमेंट का लीडर होता है। तो ये पद व्यक्ति की शिक्षा, एक्सपीरियंस और इस पद पर
कार्यरत होने की उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति इस पद के योग्य होते हैं उनको उच्च प्रबंधकों द्वारा इस पद पे नियुक्ति दी जाती है और औपचारिक रूप से एक समूह का नेतृत्व का कार्यभार उसको सौंपा जाता है। इसके विपरीत अनौपचारिक समूह में नेता नियुक्त नहीं किए जाते, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर वो दूसरे सदस्यों को अपनी बात मनवाने में सफल हो जाते हैं। लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार वो लोगों को लीड करना प्रारंभ कर देते हैं। तो अनौपचारिक समूहों में जो लीडरशिप है वो दी नहीं जाती बल्कि ली जाती है। तो इस प्रकार से लीडरशिप है वो भी एक महत्वपूर्ण घटक है जो एक समूह की गतिशीलता को प्रभावित करता है कि कौन सा समूह कितना क्रियाशील है, कितना गतिशील है, कितना इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट है। उनको तय करने वाली शक्तियों में लीडरशिप भी एक महत्वपूर्ण घटक है, एक महत्वपूर्ण शक्ति है। फोर्थ है ग्रुप कोहेसिवनेस, समूह लगाव, कि समूह के सदस्यों का आपस में कितना लगाव है, कितना जुड़ाव है। तो समूह लगाव समूह के सदस्यों के बीच उनके एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनैलिटी और परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है कि उनका एटीट्यूड एक दूसरे से कितना मिलता जुलता है, उनके बिहेवियर और पर्सनैलिटीज़ कितनी एक दूसरे के समान है। समूह लगाव समूह के सदस्यों की एकजुटता का प्रचायक होता है। यदि किसी समूह में इसकी मात्रा ज़्यादा हो तो सदस्य एक दूसरे का सहयोग करने वाले होते हैं। किसी भी मुद्दे पर बहुत जल्दी वो एकमत हो जाते हैं। सदस्य एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो समूह की परंपराओं का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। सदस्य अपना अपना काम बहुत प्रभावी तरीके से करते हैं। और अगर समूह के सदस्यों में आपसी लगाव ना हो तो उसका परिणाम ये होता है कि सदस्यों में सहयोग की भावना बहुत कम होती है, मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते और समूह की परंपराओं की अवहेलना करते हैं। और ऐसा समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत कम सफल हो पाता है। तो समूह के लगाव की कुछ विशेषताएं हम इस तरह से बता सकते हैं कि सभी सदस्य समूह के उद्देश्यों और परंपराओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर रखते हैं तो उस समूह के सदस्यों के अंदर बहुत अधिक लगाव पाया जाता है। दूसरा, जिस समूह के सदस्यों में ज़्यादा लगाव है एक दूसरे के साथ, उस समूह के सदस्यों की संख्या कम होती है अपेक्षाकृत। जितनी संख्या ज़्यादा होगी सदस्यों की उतना ही एक दूसरे से लगाव कम हो जाता है। सदस्यों में समूह के प्रति ज़्यादा सत्यनिष्ठा होती है। सदस्य आपस में जल्दी जल्दी मिलते रहते हैं। सदस्यों में स्वतंत्र और प्रभावी संदेशवाहन होता है। समूह का एक सफल इतिहास होता है। जितनी रिच हिस्ट्री होती है किसी भी ग्रुप की, उतना ही उसके सदस्यों का आपस में एक दूसरे से ज़्यादा लगाव होता है। समूह के सदस्य स्वयं को सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करते हैं। सदस्य समूह को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। बहुत शीघ्र ऐसे समूह में डिसीजंस ले लिए जाते हैं और समूह की साख दूसरे समूह की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ पहचान ऐसे समूहों की हैं जिस समूह के सदस्यों का आपस में एक दूसरे से बहुत अधिक लगाव है। और समूह के आपसी लगाव को कुछ बातें प्रभावित करती हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला, कंपटीशन, प्रतियोगिता। अगर समूह के सदस्यों का आपस में कंपटीशन है तो उस समूह के सदस्यों के बीच आपसी लगाव कम हो जाता है। जैसे एक डिपार्टमेंट में अगर सदस्यों के बीच प्रमोशन को लेकर के कंपटीशन हो जाए कि प्रमोशन कौन लेगा, तो उनके इंटरेस्ट क्लैश करना शुरू कर देते हैं और लगाव एक दूसरे से कम हो जाता है। हर किसी के मन में ये होता है कि ये प्रमोशन ना ले, मैं इससे पहले प्रमोट हो जाऊं। लेकिन जिस समूह के सदस्यों का दूसरे समूह के सदस्यों से कंपटीशन होता है उनके बीच लगाव ज़्यादा होता है। तो इसलिए कंपटीशन एक फैक्टर है जो समूह के सदस्यों के लगाव को प्रभावित करता है।
दूसरा आउटर थ्रेट, जितना बाहर का थ्रेट समूह के सदस्यों को ज़्यादा होगा उतना ही उनका आपस में लगाव होगा, क्योंकि वो उस थ्रेट का सामना करने के लिए एक दूसरे से हमेशा एकजुटता बनाए रखेंगे। तीसरा ग्रुप कंपोजिशन, समूह की संरचना कैसी है, होमोजीनियस है ग्रुप या हेट्रोजीनियस है। अगर एक समान प्रवृत्ति के लोग एक समूह के सदस्य हैं तो ऐसे सदस्यों में ज़्यादा लगाव होगा। अगर अलग अलग विशेषताओं वाले लोग समूह के सदस्य हैं तो उनमें लगाव उतना नहीं हो पाएगा। फोर्थ है ग्रुप साइज़, जितना बड़ा साइज़ उतना ही कम लगाव। तो अगर समूह का साइज़ छोटा है, कम सदस्य हैं किसी समूह में, उनमें आपस में बहुत अधिक लगाव होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे एक दूसरे से लगाव कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से मिलना जुलना उतना नहीं हो पाता। पांचवा है ग्रुप लीडरशिप, जितना अच्छा लीडर किसी ग्रुप का होगा, गुणवान होगा, विद्वान होगा, उतना ही वो अपने समूह के सदस्यों को निर्देशन देता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा और एक दूसरे के नज़दीकी बनाए रखेगा और समूह लगाव अधिक होगा। सक्सेस रेट, जो समूह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जितने ज़्यादा सफल होंगे उतना ही उनके बीच लगाव ज़्यादा होगा। जब कोई समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होना शुरू हो जाता है तो उनके आपस में ही मनमुटाव शुरू हो जाते हैं और समूह के सदस्यों का आपसी लगाव कम हो जाता है। लोकेशन ऑफ द ग्रुप, एक समूह की स्थिति यानी समूह के सदस्यों और दूसरे समूहों में आपस में दूरी। यदि एक समूह के सदस्य एक ही भवन में काम करते हैं उनमें ज़्यादा लगाव होगा, और अगर एक दूसरे सदस्य से दूरी ज़्यादा है, मिलना जुलना कम हो पाता है, तो उस समूह के सदस्यों के बीच लगाव कम होगा। तो समूह के सदस्यों की लोकेशन कि वो एक दूसरे के कितना नज़दीक रहते हैं, कितना दूर रहते हैं, इस बात पे भी उनका आपसी लगाव निर्भर करता है। जेंडर ऑफ मेंबर्स, समूह के सदस्य अगर फीमेल हैं तो आपसी लगाव ज़्यादा होगा, क्योंकि स्त्रियों के अंदर एक दूसरे से सहयोग की भावना अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार ग्रुप के मेंबर्स का जेंडर क्या है, इस बात पे भी उनका आपसी लगाव काफ़ी हद तक निर्भर करता है। सोशल पोजीशन, सामाजिक स्थिति, समूह के सदस्यों की सामाजिक स्थिति कैसी है, समाज उस समूह के सदस्यों को किस नज़रिए से देखता है, क्या वो समाज के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, क्या समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। अगर ये हाँ, तो उनके सदस्यों का आपस में लगाव भी ज़्यादा होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर समाज किसी समूह को अच्छी नज़र से नहीं देखता तो उस समूह के सदस्य भी एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़ाव नहीं कर पाते। मैनेजमेंट बिहेवियर, प्रबंध का व्यवहार, एक समूह में प्रबंधकों का व्यवहार समूह के लगाव को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यदि प्रबंधक किसी समूह के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, अगर समूह के सदस्यों को मोटिवेट करते हैं, तो ऐसे समूह के सदस्यों के बीच आपसी लगाव अधिक होगा। इसके विपरीत अगर प्रबंधक नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, अगर किसी समूह को अच्छी नज़रों से नहीं देखते, तो उस समूह के सदस्य भी बहुत दुखी होंगे, एक दूसरे से उनका लगाव बहुत अधिक नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार समूह लगाव को बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समूह का जो आपसी लगाव होता है उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी क्या परिणाम निकलते हैं समूह लगाव के। तो एक समूह अगर आपस में एक दूसरे सदस्यों से ऐसा माहौल बना के रखता है कि सभी सदस्य एक दूसरे से लगाव रखते हैं, प्यार प्रेम रखते हैं, एक दूसरे के बहुत नज़दीकी हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं और आपस में इंटीमेसी बहुत अधिक है, तो उसका प्रभाव क्या होगा। पहला, हाई लेवल ऑफ मोरल, मनोबल सभी सदस्यों का बहुत ऊंचा होगा, सभी सदस्य बहुत संतुष्ट होंगे, उनका काम में दिल लगेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर सकेंगे।
दूसरा, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जिस समूह के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति लगाव और प्यार होता है, उनकी उत्पादकता अधिक होती है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम करने में सफल और सक्षम हो पाते हैं। तो इसलिए समूह लगाव सदस्यों की उत्पादकता बढ़ाने में सार्थक होता है। थर्ड, हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। जिस समूह के सदस्यों का आपस में लगाव बहुत अधिक है, वो औपचारिक या अनौपचारिक समूह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह हो जाता है और उनमें आपस में बहुत अधिक सहयोग और मित्रता की भावना हमेशा कायम रहती है। सभी समूह सदस्य समूह की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और कोई भी छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा समूह के समक्ष आता है तो वो सभी मिलजुल कर उस समस्या के समाधान में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो इसलिए समूह अगर एक दूसरे से लगाव रखने वाला है तो वो सभी समस्याओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने का हमेशा प्रयास करता है, समस्याओं के निवारण के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। हाई लेवल ऑफ कन्फर्मिटी। समूह के सदस्य अगर एक दूसरे से लगाव रखने वाले हैं तो सभी सदस्यों का व्यवहार लगभग एक जैसा होता है। अगर समूह के सदस्यों के बीच लगाव नहीं तो उनके व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो समूह की परंपराओं का भी पालन नहीं करते और मन मता मन मर्जी अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार जितना समूह के सदस्यों के अंदर आपसी लगाव ज़्यादा होगा उतना ही उनका व्यवहार समरूप होगा, अनुरूप होगा, एक जैसा होगा और सार्थक और उत्पादक होगा। हाई लेवल ऑफ इफेक्ट, ऊंचा प्रभाव, अच्छा प्रभाव। जिस समूह के सदस्यों का आपस में लगाव होता है वो समूह को अधिक प्रभावी बनाता है। ऐसे समूह का नेता किसी भी समस्या का समाधान बहुत आसानी से ढूंढ लेता है। ऐसे समूह में जो नेगेटिव फोर्सेज होती हैं वो दूसरे समूह का सामना करने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। ऐसा समूह दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट अगर ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर किसी भी वजह से आने आता है तो ऐसा समूह उस नेगेटिव इम्पैक्ट को रोकने में हर हाल में सक्षम होता है, सफल होता है। तो इस प्रकार आपसी लगाव जिस समूह के सदस्यों में होता है वो बहुत प्रभावपूर्ण होता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है, वो अपना हर काम बहुत अच्छे से कर पाता है। हाई लेवल कम्युनिकेशन। जिस समूह के सदस्यों में आपस में जितना ज़्यादा लगाव होगा उतना ही उनका जो वार्तालाप है, संदेशवाहन है, कम्युनिकेशन है, उतना ही इफ़ेक्टिव होगा, उतना ही फ्री एंड फेयर होगा। और जिस समूह के सदस्यों का लगाव जितना कम होता जाएगा उनके अंदर उतना ही गैप होते जाएंगे, उतना ही वो बातों को ज़्यादा सीक्रेट रखेंगे, उतना ही वो कम कम्युनिकेशन करेंगे। तो इसलिए जिन समूह के सदस्यों का लगाव जितना ज़्यादा होगा उतना ही उनके अंदर प्रभावी संदेशवाहन होगा, एक दूसरे से बातचीत उतना ही अच्छे से होगी। और लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ चेंज एजेंट। परिवर्तन एजेंट की उपलब्धता। चेंज एजेंट होता है जो किसी भी परिवर्तन के लिए कारण बनता है। संस्था में जब कोई बदलाव आता है तो जो सबसे पहले उस बदलाव को स्वीकार कर लेता है, जो सबसे पहले उसके अनुरूप बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं चेंज एजेंट, कि ये बदलाव का कारण बना, इसने सबसे पहले परिवर्तन को एक्सेप्ट किया। तो जिस समूह में सदस्यों में ज़्यादा लगाव होता है उनमें किसी भी प्रकार का कोई, जब संस्था में कोई चेंज होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है या पॉलिसी चेंज होती हैं, तो उनमें एक सदस्य उस परिवर्तन को अपनाता है तो दूसरे सदस्य एकदम से उसको फॉलो करते हैं और इस प्रकार ऐसे समूह में
बहुत जल्द कोई ना कोई चेंज एजेंट के रूप में भूमिका निभाता है। लेकिन अगर किसी समूह के सदस्यों में आपस में अलगाव कम है तो उसमें चेंज एजेंट बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि अगर कोई एक अपना भी लेता है किसी परिवर्तन को तो उनमें आपस में अलगाव ना होने की वजह से दूसरे उसको बहुत जल्दी फॉलो नहीं करते। तो इस प्रकार जो आपसी अलगाव वाले समूह हैं उनमें चेंज एजेंट बहुत अधिक होते हैं और बहुत जल्द चेंज एजेंट अपना काम कर जाते हैं और परिवर्तन ऐसे समूह में बहुत जल्दी स्वीकार्य होता है, बहुत जल्दी अपनाया जाता है। पांचवा बड़ा जो पॉइंट, जो शक्ति है, जो फोर्स है, वो है ग्रुप स्टेटस, समूह पद। समूह पद का अर्थ है एक समूह में एक व्यक्ति की पोजीशन, स्थिति यानी रैंक, कि किसी व्यक्ति का किसी समूह में रैंक कितना बड़ा है। जिस समूह में बहुत ऊंचे स्टेटस के, बहुत ऊंची पोजीशन के लोग सदस्य होते हैं, उस समूह को, पूरे समूह का रुतबा समाज में उस बड़े पद के व्यक्ति का के सदस्य होने की वजह से अलग होता है। जैसे बहुत से ऐसे क्लब हैं जिनमें बहुत बड़े अधिकारी या बहुत अमीर लोग उनके मेंबर होते हैं और ऐसे क्लब के सभी सदस्य बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम उस क्लब के मेंबर हैं। तो इस प्रकार एक समूह को उसके सदस्यों का स्टेटस सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जो पद हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, औपचारिक या अनौपचारिक। जो औपचारिक पद हैं वो संस्थागत होते हैं, वो किसी भी संस्था में उच्च प्रबंधकों द्वारा तय किए जाते हैं, नियत किए जाते हैं। जैसे जनरल मैनेजर का पद है, ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, कोई भी पद उच्च प्रबंधकों द्वारा दिया जाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल स्टेटस है, अनौपचारिक पद, वो लोगों के अनुभव, उनकी पर्सनैलिटी, एज, एक्सपीरियंस, बॉल्डनेस आदि जो उनके विशेषताएं हैं उन पे निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल, कॉन्फिडेंट, उतना ही उसको एक समूह में ऊंचा पद प्राप्त करने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो इस तरह से जो स्टेटस हैं, जो पद हैं, वो भी किसी समूह की क्रियाशीलता और गतिशीलता को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। सिक्स्थ है ग्रुप रोल, समूह की भूमिका। समूह गतिशीलता को समझने के लिए समूह में व्यक्तियों की भूमिकाओं की जानकारी भी हासिल करना बहुत ज़रूरी है कि एक समूह में किस सदस्य को क्या भूमिका मिली हुई है, उसका रोल क्या है। भूमिका का अभिप्राय एक सामाजिक इकाई में विशेष पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति से जो हम अपेक्षा करते हैं व्यवहार की, उस अपेक्षित व्यवहार से है। यहाँ सामाजिक इकाई एक परिवार हो सकता है या कोई भी क्लब हो सकता है या शिक्षण संस्थान हो सकता है। समूह में सदस्यों से जो अपेक्षित व्यवहार स्पष्ट या गर्भित हो सकता है, यानी हर सदस्य से जो अपेक्षा रहती है हमें कि इसका व्यवहार इस तरह का होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं उसकी भूमिका, उसका रोल। एक औपचारिक समूह में सदस्यों की भूमिका स्पष्ट होती है, जिसको जैसा पद मिला होता है उसको उसी प्रकार की भूमिका निभानी होती है। जैसे एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है, उसको मैनेजर की भूमिका निभानी है, एक फॉरमैन है, उसको फॉरमैन की भूमिका निभानी है। जिसको जो पद दिया गया है वो वैसा ही रोल करता है, वैसी भूमिका निभाता है। लेकिन अनौपचारिक समूह में पहले से स्पष्ट नहीं होता कि किस सदस्य को क्या भूमिका निभानी है। जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, जैसा अवसर होता है, जैसा किसी का नॉलेज और कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस होता है, वो समय आने पर उसी प्रकार की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से एक समूह के सदस्य क्या भूमिका निभाते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो उस समूह की प्रभाविकता, गतिशीलता को कायम रखता है, बनाए रखता है।
जिस समूह में बहुत अच्छी भूमिका सदस्यों की होती हैं वो बहुत अधिक गतिशील होते हैं, और जिनमें सदस्य ज़्यादा निष्क्रिय हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, वो उतना गतिशील समूह नहीं रहता। और लास्ट है ग्रुप थिंक या ग्रुप डिसीजंस, समूह के निर्णय। सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत निर्णय से हमेशा ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो एक समूह कितनी सोच विचार के बाद निर्णय लेता है, कितने सदस्यों को निर्णय लेने का अवसर देता है, ये भी एक समूह की गतिशीलता को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। जो समूह अपने सभी सदस्यों की सलाह से बहुत विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते हैं, वो हमेशा साउंड डिसीजन लेते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं, और वो समूह हमेशा कार्यशील रहता है, गतिशील रहता है, हर क्षेत्र में अग्रसर रहता है। लेकिन कई बार सामूहिक निर्णय अनावश्यक देरी का कारण भी बन जाते हैं। अगर सदस्यों में आपसी मतभेद ज़्यादा हों, अगर सदस्य पॉलिटिक्स करना शुरू कर दें, अगर एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दें, तो ऐसे समूह में सामूहिक निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत अच्छे निर्णय नहीं लिए जाते सामूहिक रूप से। लेकिन इसके बावजूद भी हम यही कहेंगे कि व्यक्तिगत निर्णय की अपेक्षा सामूहिक निर्णय ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप सदस्यों के बीच का जो मनमुटाव है, जो पॉलिटिक्स है, अगर उसको मैनेज कर लिया जाए, अगर उसको बीच में ना आने दिया जाए, तो इस प्रकार से ये 7 फोर्सेज हैं, ये 7 फैक्टर्स हैं जो किसी समूह की गतिशीलता को, किसी समूह की क्रियाशीलता को, किसी समूह को सक्रिय बनाए रखने में जिनका अहम योगदान होता है, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थैंक यू प्लीज़, थैंक्स अ लॉट।